हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट और मेजरमेंट। आप आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यूनिट और मेजरमेंट्स क्या है और हमें यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या आपने पहले कभी यूनिट वर्ड सुना है या मेजरमेंट वर्ड सुना है? डेफिनेटली सबने सुना होगा। यूनिट जो है वो अपने आप में किसी फिज़िकल क्वांटिटी की पहचान है। जैसे फिज़िकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, या आपको किसी फ्रूट की रिक्वायरमेंट है, लेट अस कंसीडर आप मैंगो लेने जाते हैं, एप्पल लेने जाते हैं। आप किसी शॉपकीपर से क्या बोलेंगे? भैया 20 एप्पल दे दो, भैया 20 मैंगोज़ दे दो। तो अब उसमें क्या कन्फ्यूजन रहेगी, वो काउंट करके तो दे देगा, 20 एप्पल्स दे देगा या 20 मैंगोज़ दे देगा। लेकिन साइज़ ऑफ द एप्पल में वेरी, मतलब कोई एप्पल बहुत बड़े साइज़ का होगा, कोई एप्पल बहुत छोटे साइज़ का होगा। तो समटाइम्स आपको उसी क्वांटिटी में इतना सारा अमाउंट मिल जाएगा, और कभी अगर छोटे साइज़ के एप्पल्स मिलेंगे तो वो आपका अमाउंट रिड्यूस होकर इतना सा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे तो क्वांटिटी नहीं चेक कर सकते, वो तो इनजस्टिस हो गया। या फिर अगर आप शॉप पे जाते हैं और भैया से, शॉपकीपर से कहते हैं कि भैया मेरे को चीनी चाहिए, मेरे को चीनी दे दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे कोई शॉपकीपर करेगा तो वो ये क्वेश्चन करेगा कि ये तो भैया क्वांटिटी तो बताइए, कितनी चीनी चाहिए। आप बोलोगे 5, 6 नंबर, 7। उसके आगे आपको क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आपने बोला 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 10 चाहिए, क्या चाहिए, आगे आपको यूनिट बतानी पड़ेगी कि आपको ग्राम्स में चाहिए या किलोग्राम्स में चाहिए। ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब 5 ग्राम शुगर बहुत कम अमाउंट हो गया, और 5 केजी शुगर इज़ अ ह्यूज अमाउंट। मतलब इसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ह्यूज तो नहीं है, लेकिन ग्राम्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है 5 केजी। तो ये केजी क्या हो गई? ये केजी हो गई आपके मास की यूनिट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा एक लाइन बनाओ जिसकी लेंथ होनी चाहिए 5, ठीक है, तो आप मुझसे पूछोगे कि मैडम 5 क्या? स्केल पे, जो आपकी नॉर्मल जो आपकी स्केल होती है, उस स्केल पे सेंटीमीटर की मार्किंग भी होती है और एमएम की मार्किंग भी होती है। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि 5 सेंटीमीटर आपको लाइन बनानी है या 5 एमएम की लाइन बनानी है। उसके लिए भी मुझे आपको यूनिट बतानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगी कि 5 mm की लाइन ड्रॉ कर लो, तो आप सिंपली 5 mm की लाइन कितनी आएगी? इतनी, हार्डली इतनी, इतनी बड़ी आएगी। और अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 सेंटीमीटर की लाइन प्लॉट करो, तो इट विल बी ऑलमोस्ट अप टू हेयर। ठीक है, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में और 5 mm में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इतना बड़ा गैप है। इसलिए इम्पोर्टेंस होती है यूनिट की, हमें जो है यूनिट डिफाइन करनी पड़ती है। अब यूनिट जो है वो 2 टाइप की होती हैं, एक तो बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फर्स्ट वन इज बेस और फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, जैसे ही आपको वर्ड से शायद थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो कि फंडामेंटल और बेस यूनिट का मतलब क्या है। फंडामेंटल का मतलब क्या है? एकदम बेसिक यूनिट, एकदम बेस यूनिट। जैसे मास की यूनिट होती है केजी, ये एकदम बेसिक है, ये किसी और चीज़ से ओरिजिनेट नहीं हुई है, ये खुद की, इसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस है, या ये इसकी खुद की एक्चुअल एग्जिस्टेंस है। मास को हम केजी में बता रहे हैं तो इसकी एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है, ये किसी और चीज़ से मिलके नहीं बनी है। ठीक है, या जैसे हम लेंथ की बात करें, मीटर या सेंटीमीटर या एमएम की बात करें, तो ये इसकी खुद की एक्चुअल की एग्जिस्टेंस है, ये फंडामेंटल और बेस यूनिट है। अब डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल और बेस यूनिट से मिलके बनती हैं। डिराइव्ड यूनिट समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल क्या लेंगे? एक बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है, फोर्स। फोर्स F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ क्या डिफाइन करता है? फोर्स, एम मास, एंड ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। मैं कंप्लीट एक्सेलरेशन ना लिख के एक के ऊपर एन लगा देती हूँ। ठीक है, तो फोर्स, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो हम फोर्स की यूनिट क्या डिराइव करेंगे, फोर्स की यूनिट डिराइव कर सकते हैं यहाँ से किलोमीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई आपकी फोर्स की डिराइव्ड यूनिट। इसको डिराइव्ड यूनिट क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने इन 3 बेसिक फंडामेंटल यूनिट से इसको डिराइव किया है, इसलिए फोर्स की ये वाली यूनिट जो होगी वो डिराइव्ड यूनिट होगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यूनिट क्या आई है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली प्रेशर की यूनिट क्या आ जाएगी, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्लियर है आप लोगों को ये एग्जाम्पल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। कितने टाइप के हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स होते हैं यूनिट्स के लिए। तो बात करते हैं, पहला होता है, फर्स्ट वन इज़ MKS सिस्टम, सेकेंड वन इज़ CGS सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ FPS। अब आप समझते हैं कि तीनों सिस्टम क्या हैं। जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहा है, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, एंड S स्टैंड फॉर द सेकेंड। तो जहाँ भी हम कोई भी यूनिट हमारे पास आ रही है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे MKS सिस्टम। ये सिस्टम जनरली यूज़ होता है। दूसरा सिस्टम होता है CGS। C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, और S मीन्स सेकेंड। तो CGS सिस्टम क्या है हमारा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। अच्छा, थर्ड सिस्टम की बात करें, थर्ड सिस्टम इज FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम क्या होता है, F स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड, एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड सिस्टम। तो थर्ड सिस्टम इज FPS सिस्टम। इंडिया में जनरली FPS सिस्टम नहीं यूज़ होता है, हम जो यूज़ करते हैं वो MKS सिस्टम यूज़ करते हैं। अच्छा, हमें इनकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसके बिहाइंड ये रीज़न है। मान लीजिए हम इंडिया में कोई और सा यूनिट सिस्टम यूज़ करते हैं और अब्रॉड में कोई और सा सिस्टम यूज़ होता है। आपको MKS सिस्टम पता है, लेट अस कंसीडर आपको MKS सिस्टम पता है, FPS सिस्टम नहीं पता है। आप USA जाते हैं, वहाँ पे आप MKS में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं है कि MKS सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे FPS सिस्टम यूज़ होता है। तो आप इंटरनेशनली अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे। जैसे आप वहाँ जाके बोल देंगे कि भाई 1 kg मैंगो चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो मैंगो केजी में नहीं तुल रहे हैं, वहाँ पे तो पाउंड सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे फिर वहाँ पे कि भाई हमें पाउंड सिस्टम चाहिए। इसलिए हमें सारे सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेनली 3 सिस्टम हैं फिजिक्स में जो यूज़ होते हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। ठीक है बच्चों, हमारे पास 7 बेस SI यूनिट्स होती हैं। SI का मतलब क्या है, SI का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब इंटरनेशनली ये सारी यूनिट्स ऐसे ही एक्सेप्टेड होती हैं, इनमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होते। अब ये 7 कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ मास। मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये केजीज में होता है, पहले भी बताया मैंने आपको। सेकेंड वन इज़ लेंथ। लेंथ को कैपिटल L या समवेयर स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है मीटर में। एंड थर्ड इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं केल्विन में और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। नेक्स्ट आते हैं करंट। करंट एम्पियर में होता है और इसको कैपिटल A से डिफाइन करते हैं। उसके बाद टाइम। टाइम होता है हमारा सेकेंड्स में, इसको स्मॉल s से डिफाइन करते हैं। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम एंड 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। ये सारी आपने मोल्स कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, ये सारा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो शायद आपको ये टर्म क्लियर होगी मोल क्या होता है। नेक्स्ट वन इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला में और
कैंडुला में इसको इसकी एसआई यूनिट है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी और स्मॉल डी से। की यूनिट डिग्री भी होती है और एंगल की यूनिट रेडियंस भी होती है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमको ये बेस एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस इज़ डी थीटा एंड दिस इज़ डी एस, और ये कोई लेंथ है आपकी एल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा? एंगल का पहले भी रिलेशनशिप पता था आपको, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब डी एस अपॉन एल। इट विल कम इन रेडियन। इसकी वैल्यू किस में आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे? रेडियन में। और रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर ए डी। बच्चों अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो आपका प्लेन एंगल आ गया जो दो लाइंस के बीच का एंगल है। ये एंगल है आपके पास दो लाइंस के बीच का। ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सॉलिड कट कर लिया इसमें से, इस तरह से, ठीक है। मैंने इसका ये वाला ट्रायंगल जो पोर्शन है ये इसको मैंने कट कर लिया, ठीक। तो इसका ये जो कर्व्ड एरिया है, लेट अस कंसीडर, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है डी ए, ठीक है। और ये जो इसकी स्लैंट हाइट है, मतलब ये जो इससे कट के आएगा उसकी लेंथ हमने फिर से जैसे यहाँ पे लेंथ मानी थी एल, यहाँ पे भी एल मान लें। तो इस केस में हमारा सॉलिड एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल डी थीटा होगा डी ए अपॉन एल स्क्वायर। इसको एल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर अगर लेंथ की जगह हमें रेडियस गिवन हो आर तो ये डी ए अपॉन आर स्क्वायर भी हो सकता है। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, एस टी ई आर ए डी आई ए एन, ठीक है, या सिंपली एस टी ई आर ए डी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दोनों इसके रिप्रेजेंटेशन के करेक्ट मेथड्स हैं। बच्चों समझते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? अब हमारे पास जो बेसिक इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, एक तो आपका नॉर्मल स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर भी यूज़ करते हैं और स्क्रू गेज भी यूज़ करते हैं। ये शायद वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज आपने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए होंगे, या शायद सबने देखे तो एटलीस्ट होंगे अगर यूज़ भी नहीं किए होंगे। पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट होता था जिससे ग्रेविटी कैलकुलेट करते थे, उसमें यूज़ हुआ था उसके डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, जो आपके पास पेंडुलम था, ठीक है। तो आप सबने देखा तो होगा। तो मीटर स्केल जो होती है उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? 10⁻³ से 100 मीटर तक ये एक्यूरेटली हमारी नॉर्मल मीटर स्केल जो होती है वो मेजर कर सकती है। अब वर्नियर स्केल की एक्यूरेसी की बात करें तो वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी होती है 10⁻⁴ मीटर तक, ठीक है। और जो हमारा स्क्रू गेज होता है उसकी एक्यूरेसी होती है 10⁻⁵ मीटर तक। तो ये 3 बेसिक स्केल्स हैं जो हम लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई बहुत लार्ज लेंथ है, मतलब मान लीजिए अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है यहाँ से लेके, मतलब अर्थ के सेंटर से लेके सन तक की लेंथ कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? या अगर आपसे ये कहा जाता है इस अर्थ की डायमीटर कितनी है, या किसी भी प्लैनेट की रेडियस फाइंड आउट करनी है, या डायमीटर फाइंड आउट करनी है, या किन्हीं 2 प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइए मैं आपको समझाती हूँ। उसके लिए आप ना तो मीटर स्केल यूज़ कर सकते हो, ना वर्नियर कैलिपर स्केल यूज़ कर सकते हो, ना ही स्क्रू गेज यूज़ करते हो। उसके लिए जिस मेथड का हम यूज़ करते हैं उस मेथड का नाम है पैरेलैक्स मेथड। अब आपको ये समझना है कि पैरेलैक्स मेथड क्या है। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैंने डस्टर से ही समझा रही हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपने से कुछ डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से देख रही हूँ इस पॉइंट से, मतलब मैं अपने फेस को टिल्ट करके देख रही हूँ, तो इसकी डिस्टेंस मेरे फेस से कुछ अलग है, ठीक है। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहीं रहने देती हूँ और फिर इसको मैं इस एंगल से देखती हूँ तो इसकी डिस्टेंस कुछ और हो जाती है। इसी मेथड को कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। मतलब आपका ऑब्जेक्ट वही है लेकिन उसको व्यू करने की डायरेक्शन या उसको व्यू करने के पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। आइए बच्चों समझते हैं पैरेलैक्स मेथड। अच्छा, अब पैरेलैक्स मेथड में एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट एस। इस पॉइंट से दूर 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं,
एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मतलब मैं तो हूँ, ऑब्जेक्ट तो है पॉइंट एस पे, इसको ए पॉइंट से देख रहे हैं और फिर एक बार हम बी पॉइंट से देख रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो गया डी एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज स्मॉल बी। ठीक है, तो फिर वही रिलेशनशिप लगाते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन, तो बच्चों ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन डी। आओ बच्चों देखते हैं कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल को। आइए समझाती हूँ। तो पहले हमारा जो एक सर्कल होता है, वो कंप्लीट सर्कल कितना एंगल फॉर्म करता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री फाइंड आउट करेंगे, 2 पाई को 360 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ओके, अब इस हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये सिंगल डैश जो है, सिंगल डैश इज द साइन ऑफ मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में 1 डिग्री हो गया, तो 1 मिनट में कितना होगा, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। अब इस पे यहाँ पे डबल डैश है, इस डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में फाइंड आउट करेंगे 60 से डिवाइड करके, तो वैल्यू क्या आएगी 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये 3 वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होता है, 1 मिनट में कितने रेडियन होता है और 1 सेकेंड में कितने रेडियन होता है। न्यूमेरिकल्स में जब भी कन्वर्जन की बात आएगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट द वैल्यूज। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि हम बहुत स्मॉल साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत स्मॉल साइज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, या और भी कुछ कुछ माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं, उनके डिस्टेंसेस को हम कैसे मेजर करेंगे, मतलब मेजरिंग द डिस्टेंसेस ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स। उसके हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रोस्कोपिक मेथड, मतलब लैब में आपने माइक्रोस्कोप से एक्सपेरिमेंट किया होगा 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से लेंथ को मेजर कर सकते हैं उन पार्टिकल्स के लिए जो माइक्रोस्कोप से विजिबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइक्रोस्कोप से भी छोटी होती हैं, उनके मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं डिवाइस नंबर 2, दैट इज़ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब कुछ चीज़ें इतनी स्मॉल होंगी कि वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी हमें विजिबल नहीं होंगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम मेथड। इलेक्ट्रॉन बीम मेथड क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम मेथड की डिटेल स्टडी आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। बस आप ये समझिए कि जिस ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ मेजर करनी होती है, उस पर हम इलेक्ट्रॉन की बीम को रिफ्लेक्ट कराते हैं, वो हेल्प करती है फर्दर हमें लेंथ को मेजर करने के लिए। तो हमने इसके पहले जो पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में, हमने ये पढ़ा था कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं। उसके लिए मेथड था पैरेलैक्स मेथड। जैसे हमें किसी भी प्लैनेट की रेडियस फाइंड आउट करनी थी या डायमीटर फाइंड आउट करनी थी, या एक प्लैनेट की दूसरे प्लैनेट से हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी। अब हमें फाइंड आउट करना है, इस टॉपिक में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, जब हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें टीनी पार्टिकल्स की भी करनी है या उन पार्टिकल्स की भी करनी है जो नेकेड आई से विजिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं रेंज ऑफ लेंथ क्या होती है। मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट वन एंड द लार्जेस्ट वन, ठीक है, उनके बीच की लेंथ क्या होती है। मतलब हमें जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी अपरेटस चाहिए स्मॉलेस्ट लेंथ को मेजर करने के लिए या लार्जेस्ट लेंथ को मेजर करने के लिए, तो उनके बीच का गैप क्या है, उनके बीच का वेरिएशन क्या है। ठीक है, तो 1 फर्मी, उसके लिए हमारे पास ये कुछ कन्वर्जन्स हैं। आइए इन कन्वर्जन्स को देखते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 मीटर। इसको सिंपली F से हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद होता है 1 एंगस्ट्रॉम। आप बच्चों फर्मी और एंगस्ट्रॉम की स्पेलिंग से याद कर लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर सिंपली हम कैपिटल A लिखते हैं तो उस कैपिटल A का मतलब होता है एम्पियर।
आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कैपिटल ए का मतलब होता है एम्पियर, और अगर कैपिटल ए के ऊपर हम डॉट लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये सारी वैल्यू, सारे कन्वर्जन्स आपको मेमोराइज करने हैं। इट विल हेल्प इन कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 AU से। 1 कैपिटल ए एंड कैपिटल यू, इसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक्चुअल में है क्या, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, सन और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11। उसके बाद फाइंड आउट करते हैं 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर से आपको ये ना लग रहा हो कि ये टाइम की यूनिट है, एक्चुअली 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या है, इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, इट इज़ 9.46 इंटू 10⁵ मीटर। 1 light year is the distance traveled by the light in 1 year when light travels with the speed of light, that is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके कुछ कन्वर्जन्स हो गए। अभी हमने मेजरमेंट की थी लेंथ की, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ का मेजरमेंट किया था। अब हम देखते हैं मास को कैसे मेजर करते हैं। देखो बच्चों, कुछ बहुत छोटे मास की चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी किसी ग्रॉसरी शॉप पे, किसी वेजिटेबल सेलर के पास, उसके पास एक वेइंग स्केल होता है। ठीक है, या सिंपल एक बैलेंस होता है, वो तराजू आपने देखा होगा। ठीक है, तो उससे हम छोटे ऑब्जेक्ट्स के मास को मेजर कर सकते हैं कुछ केजीज में, और अप टू 100 केजीज तक वो जो सिंपल बैलेंस होता है उससे 100 केजी 150 केजी तक मेजरमेंट कर लिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, जैसे कि हर एटम किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास फाइंड आउट करना है। ये तो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया, इससे ज़्यादा स्मॉल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, या फिर अगर हम लार्जेस्ट की बात करेंगे, सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी हमारे पास क्या है दुनिया में, तो सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी है यूनिवर्स, उससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो आइए वैल्यूज़ देखते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्वांटिटीज़ की, कि उनके मास कितने होते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लिखते हैं सिंपल 1 U, स्मॉल u, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, मतलब कार्बन एटम का जो मास होता है उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आपको 1 U की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 1 यूनिफाइड एटमिक यूनिट का मास कितना होता है, उसका मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अब जैसे भी हम रेंज ऑफ लेंथ की बात कर रहे थे, मतलब स्मॉलेस्ट लेंथ, रेंज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो बहुत छोटी से लेके मैक्सिमम तक के बीच जो उसकी वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को तो रेंज कहते हैं। रेंज को मतलब लिमिट भी कह सकते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो वही हो गया रेंज आपका। तो रेंज स्मॉलेस्ट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, दैट इज 10⁻⁻30 kg। और मैक्सिमम मास किसका होता है, मैक्सिमम मास होता है यूनिवर्स का, दैट इज 10⁻55 kg, विच आई हैव रिटन हियर। तो ये हो गई हमारी रेंज ऑफ मासेस। सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि व्हाट इज द रेंज ऑफ मासेस विच एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। तो आप लिखेंगे उसमें दिस वन। अब मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं और उसके मासेस लिखे हैं। बच्चों ये एक टेबल है,
इस टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड है और उनके मासेस डिफाइन है। ठीक है, ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मास की हमने रेंज अभी पढ़ी है, ये सारे वही ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे कम मास से लेके मैक्सिमम मास तक। तो ये आपको याद करने हैं, ये बहुत बुक में आपके बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये इंपॉर्टेंट लिखे हैं जिनका यूज़ न्यूमेरिकल्स में होगा। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मून, अर्थ, सन एंड यूनिवर्स। आप एटलीस्ट इन 6 वैल्यूज़ का याद कर लेना, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा। अगर जनरली न्यूमेरिकल में सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, बट इन केस अगर न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू गिवन नहीं है तो फर्दर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम जो आपकी वॉच से दिखता है। टाइम यूजुअली जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो हम टाइम कैलकुलेशंस करते हैं वो मेनली 3 में होती है, मिनट्स, सेकेंड्स एंड आवर्स। ठीक है, लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है उस स्टैंडर्ड यूनिट में हमेशा हम टाइम को जो मेजर करते हैं वो सेकेंड्स में करते हैं और इसको डिफ़ाइन करते हैं स्मॉल एस से। ठीक है, जैसे वेलोसिटी हो गई आपकी, कोई भी वैल्यू है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन हो गया स्मॉल ए, वैल्यू हो गई उसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये एस है ये आपका सेकेंड डिफाइन कर रहा है। टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं कि एंशियंट टाइम में हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते थे। बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि टाइम जो है फिज़िक्स में आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सारा टाइम को सेकेंड्स में कैलकुलेट करके ही होगी। टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड एरर्स। बच्चों शायद आपको इन 2 वर्ड्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, एक्यूरेसी और प्रेसिजन के बीच का। आपको लगता होगा कि ये दोनों सेम वर्ड है, लेकिन टेक्निकली ये दोनों वर्ड सेम नहीं होते। मतलब अगर कोई सिस्टम एक्यूरेट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज भी हो। आइए इसका डिफरेंस समझते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। जैसे आपको पता है स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह आपको सबको पता है जी की वैल्यू। अब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और इस जी की वैल्यू 9.81 ना आकर जी की वैल्यू आपकी आ जाती है 9.799 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या थोड़ा सा इससे ज़्यादा आ जाए, जी की वैल्यू आ जाए 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आप इस सिस्टम को एक्यूरेट कहेंगे या इनएक्यूरेट कहेंगे? देखो, इस सिस्टम को हम एक्यूरेट कहेंगे क्योंकि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या इस वैल्यू में और इस वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनमें जो गैप है वो गैप बहुत कम है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं और हम सिस्टम को एक्यूरेट कहते हैं। लेकिन बहुत ही बहुत छोटी लिमिट होती है जिसमें इस वैल्यू का वेरिएशन कंसिडरेबल होता है। अगर उससे ज़्यादा वेरिएशन आता है तो फिर हम उस वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं। एक और टेक्निकल एग्जांपल से इससे समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई मशीन कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट की लेंथ आपकी आनी चाहिए थी। मान लीजिए आपने कुछ ये सर्कुलर कंपोनेंट बनाया, इसकी जो आपको रिक्वायर्ड लेंथ थी वो 10 mm थी। ठीक है, या आपने कोई रेक्टेंगल ब्लॉक बनाया, इसकी कुछ डायमेंशन थी, लेट अस कंसीडर दिस वाज 12 mm एंड दिस शुड बी 13 mm। ठीक है, अब दुनिया में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि अगर इसके आपको 1000 पीसेस बनाने हैं तो ये सारे 1000 पीसेस जो हैं एकदम एग्जैक्टली इसी डायमेंशन के प्रोड्यूस हों। ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे एरर्स होते हैं, शॉक्स एंड वाइब्रेशंस हैं, फ्रिक्शन एक और रीज़न है, या आपके वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो गए, या ह्यूमन एरर हो गई, कोई भी रीज़न हो सकता है। उस रीज़न की वजह से इसकी डायमेंशन में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। जैसे ये 13 mm का ना होकर ये आ जाए 13.01 mm या फिर 12.99 mm। ठीक है, ये आ गई ये वाली लेंथ, और इसकी जो विड्थ थी 12 mm, ये 12 mm ना होकर ये हो गई 12.01 mm या फिर 11.998 mm। ठीक है, मतलब एक रेंज हो गई, उस रेंज के अंदर बाहर जैसे 12 ± 0.05 तक हम परमिसेबल बोल देंगे, या 13 ± 0.05 mm तक
इस रेंज तक अगर हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो एक्सेप्टेड होगा। दिस इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। मतलब जितना आपने रिज़ल्ट, जितनी आपको वैल्यू चाहिए थी उसके नियर बाय वो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आपका सिस्टम जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या होता है? जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वो कैपेबिलिटी कि बार बार वो सेम रिजल्ट दे, वो कहलाता है प्रिसीजन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में आपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज की वैल्यू आनी थी V1। कितनी आनी थी? 11.0023 वोल्ट्स। ठीक है, दोबारा दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू आ गई है दिस वन। नेक्स्ट करते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू आ गई 11.00239 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम कहलाएगा प्रिसाइज, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारा प्रिसाइज है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रेंज की वैल्यूज़ हमें दे रहा है। इसकी वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो ये डिफरेंस हो गया एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में। ठीक है, अब आते हैं एरर। तीन टर्म्स थी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर। अब एरर क्या होता है? एरर का मतलब होता है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मान लो हमने ग्रेविटी वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें हम स्मॉल जी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें पता है स्मॉल जी की जो वैल्यू नोन है वो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें एनालिटिकली पता है, और ये है जी की एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब हमने जी कैलकुलेट किया है एक्सपेरिमेंट से और उसकी वैल्यू आई है 9.8123 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा? एरर। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो एरर है उसके लिए हम जी एक्सपेरिमेंटल माइनस जी एक्चुअल, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी आपकी 0.0023। तो ये हो गई आपकी जी एरर। अब जी एरर में भी ये एरर बहुत छोटी है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसमें हमारी एरर जो है बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर एरर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 आ रही है, हमारी विद इन परमिसिबल रेंज आ रही है तो ठीक है, और अगर विद इन परमिसिबल रेंज नहीं आ रही है दैट मीन्स कि हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। हम जो है एक्सपेरिमेंट या तो गलत परफॉर्म कर रहे हैं या तो कुछ सेटअप में दिक्कत है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उसका पता कैसे चलता है? जब एरर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। एरर तो पता चल गई कि एरर क्या होती है। अब वो एरर कितने टाइप की हो सकती है या कितने टाइप की होती है आइए वो जानते हैं। पहला है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि इस एरर का कोई तो सिस्टम फॉलो अप कर रही है, ये एरर यूं ही नहीं आ रही। ठीक है, अब उस एरर के रीज़न क्या है? उसके 3 रीजंस होते हैं। वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड वन इज़ इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड थर्ड वन इज़ पर्सनल एरर। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब टर्म से क्लियर है कि इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आ रही है वही इंस्ट्रूमेंटल एरर है। मतलब मान लीजिए आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जब वोल्टेज मेजर करना है वो आपका सेटअप ही ख़राब है। ठीक है, मतलब अगर उसको हमें रीडिंग देनी थी 100 वोल्ट्स और जितनी बार मैं चेक कर रही हूँ ये 100 वोल्ट्स की जगह हमें रीडिंग दे रहा है 110 वोल्ट्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये बाकी सारे पैरामीटर्स आपने फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन वोल्ट्स की जो रीडिंग आनी चाहिए वो वोल्ट्स की रीडिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है।
या एक एग्जांपल लेते हैं, आपका कोई वेइंग स्केल हो गया, या तो डिजिटल वेइंग स्केल ले लें या नॉर्मल बैलेंस ले लें जिससे हम वेट चेक करते हैं। अब उस बैलेंस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो हमेशा 5 kg वेट को 5.5 kg ही दिखाता है। तो इसमें कितनी एरर हो गई? इसमें एरर हो गई 0.5 kg की। लेकिन आपको पता कैसे चला कि ये सिस्टम की दिक्कत है? आपने इसी वेट को, इस मतलब 5 kg का जो भी सामान है, आपने उसको किसी दूसरी मशीन पे चेक किया तो वो एग्जैक्टली 5 kg आ रहा था, लेकिन इस मशीन पे चेक कर रहे तो आपको ये 5.5 दिखा रहा है। तो इसमें जो एरर हो गई वो 0.5 kg की एरर हो गई। तो ये किसकी वजह से एरर आई? ये एरर आई आपकी इक्विपमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो इस एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब दूसरी एरर जो आई है वो आई है इस वजह से, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, जैसे कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आपको सही टेक्निक नहीं पता है, आप टेक्निक में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके रिजल्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो वो तब जो एरर आएंगे तो वो इस कॉज की वजह से आएंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया। आपने पेंडुलम को, ये फिक्स पॉइंट पे पेंडुलम लटका है, आपको एक कॉर्नर पे लाके इसको छोड़ना होता है, तो पेंडुलम ऐसे हिलता रहता है। ठीक है, आपने क्या किया, आप बहुत दूर ले गए और आपने इसको झटके से छोड़ा। तो ये जब पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करेगा, ये मोशन ऐसे इसकी होगी, तो इसमें वाइब्रेशंस भी होने लग जाएंगे क्योंकि आपने इसको बहुत तेज़ी से छोड़ा। ठीक है, तो उन वाइब्रेशंस के होने की वजह से जो इसमें रिजल्ट्स आएंगे, उस रिजल्ट्स में हमेशा एरर आएंगी। तो ये क्या हो गया, ये कौन से टाइप की एरर होगी? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब आपकी टेक्निक ही गलत है। जब टेक्निक ही गलत होगी तो रिजल्ट ठीक कैसे होंगे? रिजल्ट ठीक हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब हमसे कुछ पर्सनली गलती हो गई, इस वजह से इसमें हमारे रिजल्ट्स में एरर आ गई। ठीक है, पर्सनल एरर कुछ भी हो सकती है, हमें नॉलेज नहीं है इसलिए आ गई। या फिर हमारा कोई, अगर हम लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें किसी और पॉइंट से देखना है, हम किसी और पॉइंट से रीडिंग नोटिस कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो वो हमारी पर्सनल एरर की वजह से आ गई। ठीक है, या थर्मामीटर अगर एग्जांपल लें, थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर चेक करना है, आप मुंह में रख के भी उसको टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं थर्मामीटर को, और आर्मपिट में भी रख के चेक कर सकते हैं। जब भी आप चेक करेंगे तो उन दोनों की रीडिंग्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा। जब मुंह में थर्मामीटर रख के चेक करते हैं तो आपका ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट आता है एज कम्पेयर टू पुटिंग इन आर्मपिट। ठीक है, तो ये कौन सा रीज़न हो गया? ये हो गया दिस वन, पर्सनल एरर। ठीक है, तो ये जो थी ये सारी सिस्टमेटिक एरर्स थी। अब सिस्टमेटिक एरर के बाद आते हैं रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर का मतलब क्या है? रैंडमली आ गई, यूं ही आ गई, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आए, हर बार आए, कभी आ गई कभी नहीं आई, रैंडमली आती हैं। तो इन एरर्स को कहते हैं हम रैंडम एरर्स। जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, सडनली वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गए, रैंडमली हो गए, आपको पहले से तो नहीं पता था कि वोल्टेज फ्लक्चुएट होने वाले हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी बाकी रीडिंग्स को चेंज करके रखते, सडनली वोल्टेज फ्लक्चुएट हुए, आप इससे पहले के सेटअप में कुछ चेंजेस लाते, फिर से वोल्टेज वही हो गए जो आपको चाहिए थे, तो वो हो गए रैंडम एरर्स। या फिर जैसे कोई मैकेनिकल सिस्टम है, आप किसी मशीन पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और उस मशीन में सडनली वाइब्रेशन आने लग गई। ठीक है, तो ये सारे आ गए रैंडम एरर्स में। अब बात करेंगे हम लीस्ट काउंट एरर्स। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब कोई भी ऐसी स्केल, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कोई भी ऐसी स्केल जो उसकी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकती है। जैसे आपकी नॉर्मल स्केल होती है, प्लेन स्केल जो बच्चे हम घरों में यूज़ करते हैं, वो मैक्सिमम क्या किस वैल्यू तक मेजर करती है? mm तक। उसमें 2 टाइप की मार्किंग होती हैं आपकी प्लेन स्केल में, एक होती है सेंटीमीटर और एक होती है mm। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या कर सकता है? इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 mm। ठीक है, अब 1 mm से कम वैल्यू अगर मैं आपको मेजर करने के लिए बोल दूँ, अगर मैं आपको बोल दूँ कि ये आपकी नॉर्मल स्केल है, ये इस पे मार्किंग हो गई, अगर इस स्केल पे मैं आपको मेजर करने के लिए बोल दूँ कि 3.45
सेंटीमीटर बेटा इस पर मार्क करो। तो आप 3.4 इजीली मार्क कर सकते हो, लेकिन 0.5 आपको समझ में नहीं आएगा कि 0.05 आप कहाँ मार्क करो। ये होगा 0.4 और 0.5 के बीच में कहीं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं पता होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उस लेवल तक जाके इसको प्रॉपर मार्किंग कर सके या प्रॉपर रीडिंग्स हमें दे सके। उस वजह से जो एरर आती हैं वो कहलाती हैं आपकी लीस्ट काउंट एरर्स, ठीक है। तो अगर हम इस पे डेसिमल के 1 नॉर्मल जो आपकी प्लेन स्केल होती है जो घर में यूज़ होती है, इसको डेसिमल के 1 पॉइंट तक मेजर करेंगे तो ये ठीक मेजर करेगी। डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक अगर कोई वैल्यू हम इसे मार्क कराने लगे तो हमेशा उसमें एरर आएंगे। तो ये एरर हो गई लीस्ट काउंट एरर। ऐसे ही आपकी कैपेसिटी होती है वर्नियर स्केल की, और ऐसे ही आपकी कैपेसिटी होती है स्क्रू गेज की, ठीक है। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कितनी होती है? 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपकी वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है, और स्क्रू गेज की जो आपकी लीस्ट काउंट होती है वो 0.001 सेंटीमीटर होती है। तो बस ये आपको लीस्ट काउंट्स याद रखने की ज़रूरत है।